Hello students, today we are going to study the civics of class 7th and chapter number 3rd, that is state government. आज हम चैप्टर 3rd में स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे कि इनके कार्य क्या होते हैं या इनका फॉर्मेशन कैसे होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will study about the levels of the government in the previous classes. In the previous class, that is सिक्स में हमने क्या पढ़ा था, लोकल गवर्नमेंट दैट इज पंचायत में लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था. यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो लेवल होता है वो 3 लेवल होते हैं. कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल गवर्नमेंट होते हैं. एक होता है आपका लोकल गवर्नमेंट, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा क्या होता है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं. तो लोकल गवर्नमेंट को हमने क्या कहाँ पढ़ रखा है, क्लास 6 में इसको हमने पढ़ रखा है. जो कि क्या करता है, ये जैसे आपको जो पंचायत जो ग्राम जो पर्टिकुलर किसी रीजन में गया गांव जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ की जो गवर्नमेंट बॉडी होती है दैट इज नोन एज द लोकल गवर्नमेंट या फिर इनको पंचायत भी कहा जाता है. ठीक. और दूसरा क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट होती है. सेकंड लेवल क्या होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट कहाँ शासन करती है, ये क्या करती है किसी पर्टिकुलर स्टेट पे, जैसे आपका यूपी हो गया, एमपी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया या फिर हरियाणा हो गया, पंजाब. तो इस तरह की जो स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वहाँ उन्हें क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है. और जो कंट्री लेवल पर जो देश के शासन को तंत्र को चलाता है दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट. और इनकी जो तीनों गवर्नमेंट है इनकी क्या होती है, सबकी अलग अलग क्या होती हैं, पावर्स अपना अपना निर्धारित होती हैं. यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, ये लोकल क्षेत्रों की जो ज़रूरतें होती हैं, बिजली पानी या फिर इसके सड़कों की व्यवस्था का कार्य क्या करती है, लोकल गवर्नमेंट करती है. स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि राज्य स्तर पर जैसे किसी स्टेट लेवल पे लॉस का फॉर्मेशन करना है, इरिगेशन का कार्य करना है, हेल्थ के लिए हेल्थ के लिए कार्य करना है, या फिर पुलिस की जो होती है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देखता है, वो स्टेट गवर्नमेंट करती है. और ये क्या करती है, स्टेट के लिए लॉस को बनाती है, कानून को बनाती है. अगला जो लेवल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये क्या होता है आपका यूनियन, इसे यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है. ये क्या होता है, ये आपका कंट्री लेवल होता है. कंट्री क्या करती है, पूरे देश के लिए यदि कोई लॉ बना देती है तो कोई वो क्या करती है, पूरे देश के लिए, पूरे कंट्री के लिए कानून को बनाती है. ये क्या करती है, इसको फंड अवेलेबल करवाती है डिफरेंट कार्यों के लिए. और कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, दोनों वहाँ पे, जैसे आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, एजुकेशन के क्षेत्र में क्या करता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, दोनों मिलकर कार्य करते हैं. आपका एनवायरनमेंट का जो क्षेत्र, पर्यावरण का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे भी ये दोनों गवर्नमेंट मिलके कार्य करती हैं. अब हम बात करते हैं, चूँकि हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट का हम डिटेल पढ़ेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिटेल पढ़ेंगे वो क्लास 8 में आपको पढ़ने को मिलेगा. नेक्स्ट है फॉर्मिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की स्टेट लेजिस्लेचर का फॉर्मेशन कैसे होता है. देखिए यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर क्या होते हैं भारत में, इंडिया में 2 प्रकार के होते हैं. एक तो होता है आपका यूनिकैमरल और दूसरा क्या होता है वहाँ पर बाई कैमरल. यूनिकैमरल का मतलब क्या होता है, जो इसे सिंगल हाउसेस के जो स्टेट होते हैं, मतलब यहाँ पे एक सदन होता है. और भारत में जो है जो मोस्टली जो स्टेट्स हैं वहाँ पे कैसा है, वहाँ पे यूनिकैमरल गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे सिंगल हाउसेस होते हैं. ठीक. दैट इज नोन एज द लेजिस्लेटिव असेंबली. यहाँ पर क्या होती है, सिंगल हाउस होता है और उस सिंगल हाउस के क्या कहा जाता है वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर इसे हिंदी में कहते हैं विधान सभा. इसे विधानसभा के नाम से भी जाना जाता है. कुछ स्टेट ऐसे भी होते हैं जहाँ पर क्या होता है बाई कैमरल होती है, बाई कैमरल गवर्नमेंट होती है. बाई कैमरल गवर्नमेंट का मतलब जहाँ पे 2 हाउसेज मतलब 2 सदन होते हैं. यहाँ पे क्या होता है, एक होता है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल, दूसरा क्या होता है यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. ठीक. लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब क्या होता है, विधान परिषद, और लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब क्या होता है, विधान सभा. ये विधान परिषद है और ये क्या है, विधान सभा होता है. इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है रिक्वायर्स अ मैक्सिमम ऑफ द 500 मेंबर्स एंड द मिनिमम ऑफ द 60 मेंबर. जो आपके देश में जितने भी स्टेट होते हैं उनकी जो मैक्सिमम, यदि कोई भी स्टेट है लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 500 मेंबर्स हो सकते हैं. इससे ज़्यादा 500 मेंबर्स से ज़्यादा किसी भी असेंबली में नहीं रखे जा सकते हैं. यदि कोई 500 मेंबर्स से ज़्यादा होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उसको कट करके एक नया स्टेट बनाया जाता है. उसके अलावा यहाँ पे मिनिमम क्या होता है, मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, 60. मतलब 60 से कम भी नहीं चाहिए. लेकिन यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे मिजोरम हो गया, आपका सिक्किम हो गया, जहाँ पर केवल 32 मेंबर्स होते हैं. ये वो एक्सेप्शन में आते हैं, वो स्पेशल कंट्री स्टेट्स हैं. नेक्स्ट है, जैसे आप नेक्स्ट हम पढ़ेंगे MLA के बारे में पढ़ेंगे, वो आर द MLAs. तो MLAs का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. क्या होता है, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली.
ये क्या होते हैं, विधानसभा के क्या होते हैं, ये सदस्य होते हैं, जैसे विधानसभा सदस्य, या फिर अपने यहाँ गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हें विधायक के नाम से भी जाना जाता है, विधायक के रूप में जाना जाता है। अब इनका इलेक्शन कैसे होता है, तो दे आर इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इनका चयन कहाँ से होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज से होता है। अच्छा, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम थोड़ा समझेंगे। सपोज दैट ये यहाँ देखेंगे थोड़ा सा, सपोज दैट क्या होता है, ये कोई आपका स्टेट है, अब इस स्टेट के बड़ा सा है, ठीक, तो इसको क्या किया जाता है, थोड़े छोटे छोटे एरियाज में इसको डिवाइड करते हैं, मतलब क्या करते हैं, इसको एरियाज में इसको डिवाइड करते हैं, और इन एरियाज को ही क्या क्या कहलाता है, ये एरिया जो होते हैं यहाँ पे लोग होते हैं, और इन एरियाज से मिलकर क्या बनता है, इन्हीं एरियाज को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी। सपोज दैट जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ये हो गई, तो यहाँ से क्या होता है, एक मेंबर आएगा, दूसरे में एक मेंबर आएगा, तीसरे में एक मेंबर आएगा, तो ऐसे ही इन एरियाज को, जो स्टेट के एरियाज को क्या कहा जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है, ठीक। और वहीं से क्या होता है, आपके एमएलएज का चयन भी होता है। अब ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंसी, जितने भी राज्य होते हैं वो क्या होते हैं, किस में डिवाइड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी समझ में आ गया है। एमएलए कैन बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, अब यहाँ पे एमएलए जो होता है, एमएलए दो तरीके से, या तो किसी वो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, या फिर क्या होता है, वो स्वतंत्र रूप से फ्री ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, या किसी भी स्वतंत्र रूप से भी चुनाव लड़ सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है एमएलए, ठीक। तो क्या होता है, किसी पार्टी से भी हो सकता है, और साथ साथ क्या होता है, वो फ्री भी हो सकता है, स्वतंत्र रूप से भी चुनाव लड़ सकता है। अगला है पार्टी विद द मोर देन द 50% एमएलए फॉर्म द गवर्नमेंट। अब ऐसी कंडीशन में क्या होती है कि एमएलए में जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है, और उसके जिस पार्टी की क्या होते हैं 50% से ज़्यादा एमएलए क्या होते हैं, जीत के आते हैं, वो क्या बनाती है, वो अपनी गवर्नमेंट को बनाती है। सपोज जैसे यूपी में कितनी सीटें हैं, यूपी में हैं 403 सीटें, तो इसका हाफ क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा 201.5, ये भी इसका हाफ। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अब हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए किसी पार्टी को अपने गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए उसको 202 सीट्स लाना कंपलसरी होता है। ये क्या होता है, 202, यदि 403 सीटें हैं टोटल यूपी में, तो जो पार्टी 202 से ज़्यादा सीटें लाएंगी, 202 या फिर से ज़्यादा सीटें लाएंगी, वो क्या करेगी, अपने पार्टी का मतलब वो क्या करेगी, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेगी, ठीक। अब यहीं पर एक चीज़ और हम समझ लेंगे कि सपोज दैट यदि कोई भी पार्टी, मतलब कई सारी पार्टी, 4-5 पार्टियां हमें चुनाव को लड़ती हैं, और कोई 2, 4 या 5 पार्टी, तो यदि कोई भी पार्टी क्या करती, वो इस 202 के जादुई आंकड़े को नहीं प्राप्त कर पाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि दो पार्टियां मिल करके, या समान विचारधारा की पार्टियां हैं, तो क्या होती है, दो पार्टियां आपस में मिल करके वो अपने एमएलए को क्या करती हैं, शेयर कर लेती हैं, और उनकी दोनों के आपसी सहमति से यदि 202 की सीट्स कंप्लीट कर लेती हैं, तो वहाँ पर भी वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द कोलिशन गवर्नमेंट। कैसे कहें, कोलिशन गवर्नमेंट इन्हें कहा जाता है। इसको लिख लेंगे आप लोग, क्या कहेंगे, ये दो पार्टियां मिलकर के गवर्नमेंट का फॉर्मेशन, दो या फिर तीन या दो से ज़्यादा पार्टियां, दो या दो से ज़्यादा पार्टियां क्या करती हैं, मिलकर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है, दैट इज नोन एज द कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक। अब एमएलए ऑफ द रूलिंग पार्टी इलेक्ट लीडर एंड विल बी कॉल्ड द चीफ मिनिस्टर। ऐसी कंडीशन में जो पार्टी रूलिंग में आएगी, जो जीत करके चुनाव आएगी, वो क्या करते हैं, अपने लीडर को चुनते हैं, उसके सारे एमएलए मिलकर क्या करते हैं, अपने लीडर को चुनते हैं। एट दैट लीडर विल बी कॉल्ड चीफ मिनिस्टर। वो क्या होगा, क्या कहलाएगा, वो चीफ मिनिस्टर कहलाएगा, और चीफ मिनिस्टर ही होगा। अब उसके बाद क्या होता है कि देन सीएम सिलेक्ट्स द मिनिस्टर फॉर द वेरियस डिपार्टमेंट। उसके बाद क्या होता है कि जो चीफ मिनिस्टर जो चुन करके आता है, वो क्या करता है, अपने अपने अलग अलग मिनिस्टर्स को वो चयन करेगा। अब जो वो क्या करेगा, मिनिस्टर को उनके वेरियस डिपार्टमेंट के लिए, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं मिनिस्टर्स के, तो उन डिपार्टमेंट के लिए क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के मिनिस्टर का वो चयन करेगा, ठीक है। तो समझ आ गया, क्लियर। अब आगे बात करते हैं। अब यहीं पे जो, अब तो एमएलए की बात है, यहीं पे एक होता है एमएलसी। अच्छा, इनकी योग्यता क्या होती है कि जो एमएलए होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि एमएलए जो होता है उसकी जो एज होनी चाहिए वो मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। यदि आप एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स होनी चाहिए। आप किसी भी न्यायालय के माध्यम से
दंडित ना हो, आप कोई अपराध न किए हो या फिर आपको न्यायालय ने सजा ना सुनाई हो, ऐसी कंडीशन में आप चुनाव लड़ सकते हैं। आप पागल या दिवालिया हो ना हो, या फिर आप किसी भी सरकारी सेवा के लाभ के पद पे ना हो। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आप जो है एमएलए बन सकते हैं। अब यहीं पे जो बाइकैमरल होता है तो वहाँ पे एक होता है एमएलसी होता है, जिसे हमने पढ़ा ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अब लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है, एमएलए भी होते हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होते हैं, वो एमएलसी होती हैं। तो एमएलसी जो होता है, इट इज नॉट डायरेक्टेड इलेक्टेड बाय द पीपल। ये क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट से ये चयनित होता है, और कुछ का अपॉइंटमेंट कौन कर देता है, यहाँ पे गवर्नर कर देता है। कौन करेगा यहाँ पर, गवर्नर कुछ का अपॉइंटमेंट कर देता है। और कुछ का अपॉइंटमेंट क्या होता है, डिफरेंट फील्ड से होता है, अलग अलग क्षेत्रों से होता है। ठीक, और इनकी जो एज मिनिमम एज होती है वो क्या होती है, 30 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। एमएलए के लिए 25 ईयर्स होता है, लेकिन एमएलसी के लिए क्या होता है, वो 30 ईयर्स होती है। अब ए डिबेट इन द लेजिस्लेचर असेंबली। अब लेजिस्लेचर असेंबली जो होती है वहाँ पे डिबेट कैसे होती है, वाद विवाद कैसे होता है। तो अब सबसे पहले देखें कि लेजिस्लेटिव असेंबली होती क्या है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली है क्या, अ बिल्डिंग इन द कैपिटल ऑफ स्टेट वेयर एमएलए ऑफ ऑल पार्टीज मीट टू डिस्कस। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, एक प्रकार की ऐसी बिल्डिंग होती है जो कि कहाँ पर होती है, किसी भी स्टेट की कैपिटल में होती है, मतलब उसकी स्टेट की राजधानी में होती है। वेयर एमएलए ऑफ ऑल पार्टी, जहाँ पे क्या होता है, सभी दलों के, सभी पार्टियों के एमएलए क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं और क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, वाद विवाद करते हैं, अपने प्रश्नों को पूछते हैं। अब इस दौरान होता क्या है, ड्यूरिंग डिबेट एमएलए आस्क क्वेश्चन एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। इस दौरान क्या होता है कि जो एमएलएज होते हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रश्नों को पूछते हैं, या फिर वो कुछ अपने विचार को रखना चाहते हैं तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने विचारों को, क्वेश्चन को पूछते हैं और अपने विचारों को रखते हैं। और साथ साथ जिस क्षेत्र से चयन होकर आए वहाँ की समस्याओं को भी गवर्नमेंट के समक्ष रखते हैं, या वहाँ की समस्याओं या फिर वहाँ की ज़रूरतों को, जो नीड्स होती हैं। मिनिस्ट्री रिप्लाइज टू द क्वेश्चन। ऐसे कंडीशन में अब जिस डिपार्टमेंट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज दैट इरिगेशन डिपार्टमेंट से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पे जो कंसर्न मिनिस्टर होगा इरिगेशन से रिलेटेड, यदि किसी क्षेत्र में की सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है तो ऐसी कंडीशन में वहाँ का जो एमएलए होता है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से इस प्रश्न को पूछेगा। और वहाँ पे कौन कंसर्न मिनिस्टर होगा, वहाँ जो कंसर्न मिनिस्टर होगा वो उसके उत्तर को दे दे। मिनिस्टर रिप्लाइज द क्वेश्चन, मिनिस्टर क्या करे, रिप्लाई करे क्वेश्चन का, टेल असेंबली अबाउट द गवर्नमेंट एक्शन। अब यहाँ पे असेंबली को बताएगी गवर्नमेंट उस क्षेत्र में क्या क्या एक्शन ले रही है, जैसे इरिगेशन की समस्या है, हेल्थ की समस्या है, पुलिस की समस्या है, तो वो ऐसी कंडीशन में वो रिप्लाई करेगा। अब एमएलए हैव लेजिस्लेटिव पावर एंड आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर। और एमएलए के पास कैसी वो लेजिस्लेटिव पावर होती है एंड आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर, इसी को क्या कहा जाता है, लेजिस्लेचर भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे एमएलए को क्या होता है, जब कोई पर्टिकुलर जब कानून बनता रहता है, ऐसी कंडीशन उस कानून को बनाने में क्या होता है, एमएलएज की राय भी ली जाती है, या फिर उनकी वोटिंग के माध्यम से कोई कानून पास होता है, कानून बनता है तो उनकी वोटिंग भी करवाई जाती है, तभी वो कानून बन के तैयार होता है। अब नेक्स्ट वो टॉपिक पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है, कार्य कैसे करेगी। पीपुल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड द वरीज थ्रू द मीडिया। ऐसे कंडीशन में क्या कहते हैं, जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने विचारों को या अपनी चिंताओं को क्या करते हैं, मीडिया के माध्यम से वो गवर्नमेंट तक रखते हैं, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो फिर वो सोशल मीडिया हो। आज तक तो सोशल मीडिया क्रेज बन गया है कि लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया अपने व्यूज़ को, अपनी बातों को रखना प्रारंभ करते हैं, और वो सोशल मीडिया से होते हैं मीडिया में जाएगा, मीडिया से क्या होता है, वो गवर्नमेंट तक पहुँचता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो अपोजिशन पार्टी होती है, जो चुनाव में हारी हुई पार्टी, अपोजिशन मतलब जो चुनाव में हारी हुई पार्टी होती है, अपोजिशन रेजेस द इशूज आइदर इन द असेंबली और आउटसाइड। अपोजिशन पार्टी क्या करती है, वो असेंबली में अपने इशूज, अपने मुद्दों को या तो असेंबली में पूछेगी या फिर उसके बाहर पूछेगी, जो धरना वगैरह दे करके अपना बातों को रखते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टेक एक्शन थ्रू द मिनिस्टर्स और द डिपार्टमेंट हेडेड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करती है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर क्या करती है, वो एक्शन लेती है, उस पर उसके निराकरण का प्रयास करती है, चाहे वो अपने मिनिस्टर्स के माध्यम से, या फिर जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट द्वारा हेड किए जाते हैं, जो उसके अधिकारी, कंसर्न अधिकारी होते हैं, उनके माध्यम से वो क्या करती है, वो एक्शन लेती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टेल्स पीपल अबाउट देयर एक्शन। गवर्नमेंट क्या करती है, वो लोगों को अपने
द्वारा किए गए कार्यों के बारे में भी बता देती है। कैसे बताएगी? थ्रू द प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और इन द असेंबली, या फिर असेंबली में जो विधायक उस कॉन्स्टिट्यूंसी चुन के आते हैं उनके माध्यम से वो लोगों को बताती है। नेक्स्ट है द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ पावर टू मेक लॉज फॉर द स्टेट। अब लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है इसके पास पावर होती है क्या करने के लिए? अपने कानून को बनाने के लिए, नए नए रूल्स को बनाने के लिए और उसका इम्प्लीमेशन लाने के लिए इनके पास पावर होती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। क्या होता है? हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्टेट का जो हेड होता है वो कौन होता है? तो स्टेट का हेड जो होता है हमेशा कौन होता है? वो गवर्नर होता है। कौन होता है? स्टेट का हेड गवर्नर होता है। लेकिन यदि यहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए हु इज द एक्सिक्यूटिव हेड, कौन पूछा जाएगा? एक्सिक्यूटिव हेड। यदि क्वेश्चन पूछा जाए हु इज द एक्सिक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, जो एक्सिक्यूटिव हेड के बारे में पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? वहाँ पर चीफ मिनिस्टर होता है। कौन होता है यहाँ पर? चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि जो क्षेत्र, जो एरिया होते हैं कार्य करने के, वो कौन कौन से एरियाज जो होते हैं यहाँ पे ये आपका स्टेट कार्य करता है। तो स्टेट कार्य करता है कहाँ पर? जैसे आपका हो जाता है प्रिजन हो जाता है, प्रिजन मतलब जो जेल होती है वहाँ पे कार्य करता है। इरिगेशन का जो फील्ड होता है वहाँ पे ये कार्य करेगा, और इसी के साथ साथ कहाँ कार्य करेगी? ये जो लोगों का जो स्वास्थ्य होता है मतलब पब्लिक हेल्थ का भी ये कार्य करेगा। ठीक, इसके साथ साथ एक इसके लिए जो स्टेट की जो पुलिस होगी, स्टेट की पुलिस के लिए कार्य कर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। पिलग्रिमेज होता है, जो यात्री होते हैं, जो मंदिर होते हैं, उनकी जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। एंड द बरियल्स ग्राउंड्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? वो स्टेट। बरियल्स ग्राउंड मतलब जो कब्रिस्तान वगैरह होते हैं इनकी जिम्मेदारी किसकी होती है? वो स्टेट। ऐसे कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जैसे क्षेत्र जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में होता है। आपका जो इन्वायरमेंट का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और वो दोनों कार्य करती है। इसी के साथ साथ मैरिज के जो और डाइवर्स के जो कंडीशन बनती है वहाँ पर दोनों कार्य करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए भी कौन जिम्मेदार होगा यहाँ पे? ये दोनों जो होंगे ये कार्य, ये दोनों गवर्नमेंट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं? दोनों मिलकर कार्य करते हैं। एक क्वेश्चन भी हमने पीछे पढ़ा कि कुछ स्टेट है जहाँ पे बाई कैमरल गवर्नमेंट है। तो उसमें कुछ स्टेट जैसे आपका यूपी है, बिहार भी, महाराष्ट्र है, तेलंगाना भी नया राज्य बना है, ये भी है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका और जम्मू एंड कश्मीर। ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर क्या है बाइकैमरल गवर्नमेंट यहाँ पर है। इसी के साथ हम टॉपिक को क्या कर रहे हैं, चैप्टर्स को क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। अगला चैप्टर हम शायद जियोग्राफी पढ़े या हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब तक के लिए